नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर सीरीज़ और इस सीरीज़ में पहला वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है और इस दूसरे वीडियो में भी उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए पहले हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में जो MCQs है इसी से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर MCQs का सेट लास्ट में दिया गया है जो करंट अफेयर्स आप ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप टेलीग्राम लिंक से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो दिया गया है वो SpaceX के बारे में है। चलिए देखते हैं, SpaceX ने बनाया रिकॉर्ड। SpaceX ने किस मामले में रिकॉर्ड बनाया? तो आपको पता है कि हमारे इसरो ने, हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है, उसने एक रिकॉर्ड कायम किया था 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का। कब? फरवरी 2017 में एक ही रॉकेट से इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और जबकि अभी हाल ही में 25 जनवरी 2021 को यहाँ पर SpaceX ने, जो कि एक निजी कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका की है, और इसके CEO कौन है? एलन मस्क। अभी एलन मस्क के बारे में भी आपने जाना होगा कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि ये पूरा खेल अमीर और कम अमीर बनने का जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो उसके कुछ ही दिन बाद ये सेकंड नंबर पे आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर SpaceX ने ये रिकॉर्ड बना दिया 143 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से लॉन्च करके। अर्थात इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था और SpaceX ने 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया। और इसने जिस रॉकेट का यूज़ किया उसका नाम क्या है? फॉल्कन 9, ठीक है। अब अगर बात करें SpaceX के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो SpaceX है, देखिए एक अमेरिकी कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं है। 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। जो वर्तमान CEO हैं एलन मस्क, बाकी हाइपरलूप वगैरह और टेस्ला इन्हीं की कंपनी है, जो कि अभी भारत में हाल ही में आ रही है, ठीक है। टेस्ला जो कि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा SpaceX के बारे में, जिसमें एक ही फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ पर जो SpaceX है वो एक प्रोजेक्ट चला रही है जिसका नाम है स्टारलिंक। क्या नाम है? स्टारलिंक। इसमें एक साथ हजारों सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है और इसको स्पेस में इस तरीके से लगाया जाएगा, सेट किया जाएगा कि पूरी दुनिया में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को यूज़ किया जा सके, हाई स्पीड इंटरनेट को दिया जा सके उपग्रहों के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है। तो उसी की प्रक्रिया में ये जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, उसी इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बारे में है। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है, ये जो पद्म सीरीज़ के अवार्ड हैं वो कब दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और इस बार जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 72वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए क्योंकि हम 26 जनवरी, आपको पता होगा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक 1929 का अधिवेशन और 1930 का अधिवेशन आपको पता होगा। 1929 के अधिवेशन में ही डिसाइड किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उस दिन को याद रखने के लिए हमने जो अपना संविधान पूरी तरीके से लागू किया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है। हालांकि कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए जा चुके थे, लेकिन पूरी तरह हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इस दिन को, जो जब 1929 वाली जो घटना थी उसको यादगार बनाए रखने के लिए, जो कि 1929 में डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, उसे याद रखने के लिए हमने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इसी की वजह से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो पद्म सीरीज़ का अवार्ड है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इस बार 119 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो इस सीरीज़ में पहला सबसे प्रमुख अवार्ड है वो है पद्म विभूषण, जो कि इस बार 7 लोगों को मिला। 10 पद्म भूषण और 102 जो है वो पद्मश्री पुरस्कार हैं। इस बार इन 119 में से महिला पुरस्कार विजेता कितनी हैं? तो इसमें इनकी संख्या है 29। महिला पुरस्कार विजेताओं की संख्या 29 है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
10 व्यक्ति जो हैं वो NRI, PIO का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, NRI का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, OCI का मतलब ओवरसीज इंडियंस, और 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले हैं, और साथ में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी इसमें शामिल है। याद रखना है श्री रामविलास पासवान के बारे में, इनको हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था। इनको मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया था, पद्म भूषण, ठीक है। और रामविलास पासवान का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के खगड़िया ज़िले में, ठीक है, बिहार के खगड़िया ज़िले में 1946 में, ठीक है। ये जो पद्म पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत कब से की गई थी? 1954 से, और 1954 में इसका पद्म विभूषण, पद्मश्री नाम नहीं था, बल्कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन बाद में नाम चेंज करके पद्म विभूषण, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है, इसका नाम रखा गया पद्म विभूषण। पद्म भूषण जो दिया जाता है वो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री जो अवार्ड है वो प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रदान किया जाता है। और किसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं? राष्ट्रपति, हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखना है कि शुरुआत तो 1954 में हुई, लेकिन जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, किसकी? जनता पार्टी की, और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोरारजी देसाई। इनकी जब सरकार आती है तो इस पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन इनकी सरकार बहुत जल्दी गिर जाती है और 1980 में वापस कांग्रेस की सरकार बनती है। तो कांग्रेस ने वापस फिर से इन पुरस्कारों को शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में कुछ अंतराल हो जाता है, गैप हो जाता है। आगे चलते हैं ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में। ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो किसके द्वारा किया गया? ये हमारे सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, जो कि भारत और पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा उस पर तैनात है, ठीक है, BSF के द्वारा ये शुरू किया गया। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका क्या नाम है और उसका निर्धारण कब किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है और उसका निर्धारण कब किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया? हमारे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये उस क्षेत्र में घने कोहरे की वजह से घुसपैठ को रोकने के लिए सतर्कता को और मजबूत करेगा। ये 26 से 27 जनवरी 2021 के बीच इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और याद रखिएगा BSF क्या करता है? ऐसे ऑपरेशंस को नियमित अभ्यास के रूप में करता रहता है, ये कोई नया नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रक्षा पुरस्कारों की घोषणा। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। यहाँ पर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना पदक आदि इसमें शामिल है। एक नाम बहुत याद रखना है, आपको पता होगा 2020 में 15 जून 2020 को जो गलवान वैली की घटना हुई भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, वहाँ पर हमारे 20 जवान लगभग शहीद हुए। उसमें एक महत्वपूर्ण नाम था कर्नल B संतोष बाबू का। इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है, महावीर चक्र से। और जो कर्नल संतोष बाबू ये भले ही आप ध्यान से देखिएगा, ये 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। उस समय बिहार रेजिमेंट वहाँ पर तैनात थी, तो 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, नाम भले ही बिहार रेजिमेंट है, लेकिन जो कर्नल संतोष बाबू थे उनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था, ठीक है। उनका जन्म जो हुआ था आज के तेलंगाना में हुआ था। सूर्यापेट वहाँ पर जगह है, क्या नाम है? सूर्यापेट, ठीक है, तेलंगाना में है ये जगह, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बाकी और भी नाम हैं यहाँ पर देख सकते हैं, संजीव कुमार, श्याम नारायण सिंह यादव, विनोद कुमार, इनको कीर्ति चक्र, ये सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021 के बारे में है। नाम से ही लग रहा है कि इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी किया जाता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। IMF की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 में। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थापित है, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये बताता है कि दुनिया की जो इकोनॉमी है उसका इस समय परिदृश्य कैसा है। और इस रिपोर्ट में भारत के बारे में भी बताया गया। भारत के बारे में इसमें क्या बताया गया कि भारत मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत ग्रोथ रेट हासिल करेगा। 2021 में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 5% की दर से बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के बारे में भी यहाँ पर बताया गया कि 8% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है।
क्लियर है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2021 के लिए जो वैश्विक विकास दर होगी, मतलब विश्व की जो इकोनॉमी है, अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो वैश्विक विकास दर कितनी रहेगी? 2%। क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन, देखिए ब्रिटेन में आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है। हो सकता है मेरा वीडियो आप 4 महीने बाद देख रहे हो तो उस समय लॉकडाउन हट चुका हो, लेकिन आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जनवरी में, तो ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन वगैरह की वजह से दुनिया की इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन हुआ है वो बहुत ही श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। इस वजह से ग्रोथ रेट क्या हो गई? डाउन हो गई। और विश्व की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में भी कितना? 2% ही रहने का अनुमान लगाया गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि यह रिपोर्ट आमतौर पर वर्ष में 2 बार तैयार की जाती है IMF के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेशी सेना का, मतलब बांग्लादेशी सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद एक इधर बना था पूर्वी पाकिस्तान और एक बना था पश्चिमी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 के जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तब ये बन के आ गया बांग्लादेश के रूप में, क्योंकि उस समय चुनाव हुए थे यहाँ पर पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान था, ये भी पाकिस्तान। तो इस चुनाव में आवामी लीग, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो विजयी होते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान ने, यहाँ पर जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उसने मानने से इनको मना कर दिया कि हम यहाँ के लोगों का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकते। ये यहाँ पर गए हुए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन फिर और भी घटनाएं होती हैं और फिर यहाँ की सेना यहाँ पर अत्याचार करना शुरू करती है। फिर फाइनली भारत को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और इसका परिणाम क्या होता है? एक नए देश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में, एक इसका विश्व मानचित्र पर इसका उदय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई कारण थे इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेशी सेना को बुलाने का। पहली चीज़ कि यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच, और याद रखना बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में मान्यता देने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष का जश्न मनाने के लिए, ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें, इस वजह से इनको बांग्लादेश के सशस्त्र बलों को बुलाया गया था। ठीक है, इसमें 122 सदस्य शामिल थे बांग्लादेशी सेना की ओर से और इसका नेतृत्व किसने किया था? कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद सहनूर शान और उनके सहायक लेफ्टिनेंट फरहान इसराक। ठीक है, ये नाम नहीं याद रखना, बस याद रखना कि किस देश की सेना ने हमारे इस 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल, कौन सी देश की सेना शामिल हुई थी? तो वो थी बांग्लादेश। क्लियर? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार जब बांग्लादेश की सेना आई हुई थी तो 1971 के युद्ध के जो हीरो थे उनके सम्मान में एक विशेष रेड कॉलर भी इन लोगों ने पहन रखा था, क्योंकि भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति में काफ़ी एक अहम रोल निभाया था। और याद रखना 2017 में भी गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस की एक टुकड़ी ने भाग लिया था। तो ऐसा पहली बार ये नहीं है कि किसी अन्य देश की सेना हमारे परेड में पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर कोविड की वजह से इस बार का जो दिल्ली में माहौल था और साथ में किसानों का भी अपना ट्रैक्टर रैली, और वो ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई, तो उसके एक अलग डायमेंशंस है। चलिए आगे चलते हैं। याद रखना कि इस बार हमारे गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक नया स्ट्रेन कोविड का आ चुका है, तो उन्हें ज़रूरत लगी कि हम अपने देश में पहले काम करें, तो उन्होंने आने से बाद में मना कर दिया। तो इस बार किसी को भी बुलाया नहीं गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एम्स एंड पॉलिसी 2020 के बारे में है। एम का मतलब यहाँ पर है मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब विनिर्मित। जो बालू होती है वो नेचुरल होती है। जब नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ों से मैदानों की ओर जाती हैं, तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर होता है वो टुकड़े में चेंज होता जाता है और वही सैंड के रूप में बन जाता है। लेकिन इतना तेज़ी से नदियों से बालू निकाला जा रहा है और उसका नदी पारितंत्र पे बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ का चाहे वो जलीय पारितंत्र हो या कुछ भी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप ऐसे बालू का इस्तेमाल करिए जो ऐसे फैक्ट्रियों में बन रहा है। फैक्ट्रियों में मतलब जैसे बड़े बड़े टुकड़े हैं कंकड़ पत्थर के, उनको और भी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके बालू में चेंज कर दिया जाए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? अशोक गहलोत ने राजस्थान की नई एम्स एंड पॉलिसी जारी किया। ठीक है,
इसमें उद्देश्य क्या रखा गया कि हम नेचुरल बालू मतलब नदी से निकाल करके बालू का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो आवश्यक रेत की मात्रा है उसको मैन्युफैक्चर्ड सैंड से पूरा करें। तो किस सरकार के द्वारा या किस राज्य के द्वारा एम सैंड पॉलिसी को जारी किया गया? तो वो है राजस्थान की सरकार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। देखिए, जब कोविड काल आया, भारत में लॉकडाउन लगा, तो आपने देखा बहुत से लोग सड़कों पर पैदल कितने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके, कुछ लोग साइकिल से ट्रैवल करके अपने घरों को गए। आपने एक चीज़ इस दौरान ज़रूर गौर किया होगा कि जो अमीर वर्ग है उसके पास तो खाने पीने कितना भी लॉकडाउन लग जाए सब कुछ उसके लिए ठीक है, लेकिन एक वो वर्ग जिसके पास कुछ भी नहीं, कोई संसाधन नहीं, जो डेली कमाता और खाता था, क्या कंडीशन उसकी हुई। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि ये जो कोरोना वायरस है इसने कैसे इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया। भारत में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन कोरोना ने इस खाई को और भी चौड़ा करने का काम किया है। कैसे, वो देखते हैं। देखिए, ऑक्सफैम के बारे में। ऑक्सफैम क्या है? एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब गरीबी उन्मूलन, डिजास्टर रिलीफ, पॉलिसी रिसर्च के बारे में काम करता है। तो ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी किया, द इनइक्वालिटी वायरस। इसने बताया कि कैसे दुनिया में कोविड-19 ने भारत के साथ मतलब भारत को मिलाते हुए दुनिया भर में मौजूद असमानताओं को और भी गहरा कर दिया है। ठीक है, इसने बताया कैसे। देखिए, लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि एक साथ दो चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ लोगों की नौकरी जा रही है, दूसरी तरफ जो अरबपति हैं, जो मतलब सबसे अमीर लोग हैं, उनकी संपत्ति में 35% का इजाफा भी हो रहा है। ध्यान से समझिए, एक तरफ गरीब क्या हुआ, उसकी नौकरी जा रही है, पैदल उनको लोगों को जाना पड़ रहा है, उस पैदल यात्रा में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, रोजगार छिन रहा है लोगों का। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में 35% की वृद्धि हो रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं भारत को अमेरिका, चाइना, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद दुनिया में 6ठे स्थान पे रखा गया, इस तरीके से ग्रोथ रेट के मामले में। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया गया कि भारत के शीर्ष 100 अरबपतियों की टोटल इनकम नेटवर्थ में 97 खरब रुपए की वृद्धि हुई है। कितना? 97 खरब रुपए। और अगर इस राशि को हम भारत के 138 मिलियन गरीब लोगों में बांटा जाए तो सबके हिस्से में लगभग 95,000 रुपये आएंगे। हर व्यक्ति के हिस्से में 95,000 रुपये आ सकते हैं। ठीक है, याद रखना, अप्रैल 2020 में हर घंटे 1,70,000 लोगों ने अपनी नौकरी खोई थी। ठीक है, हर घंटे 1,70,000 लोगों ने अपनी नौकरी खोई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महावीर पुरस्कार के बारे में है। बिहार की राजधानी पटना में आप जानते हैं सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार इन्हीं का संस्थान है। इनको इस बार महावीर पुरस्कार के लिए चुना गया। किसके लिए? महावीर पुरस्कार के लिए। और इस पुरस्कार के तहत उन्हें 10 लाख रुपए का नगद और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और चेन्नई में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसी में ये 29 जनवरी को ये प्रदान किया जाएगा। हालांकि हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक ये अवार्ड प्रदान किया जा चुका हो। और इस समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित इस अवार्ड को प्रदान करेंगे। किसको? आनंद कुमार को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अवार्ड है ये महावीर फाउंडेशन की ओर से स्थापित किया गया था। भगवान महावीर फाउंडेशन की ओर से इसकी स्थापना 1994 में एन सुगलचंद जैन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस। पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस बिहार के भागलपुर के पूर्व एसपी सिटी और नवगछिया पुलिस जिले के वर्तमान एसपी, क्या नाम है उनका, सुशांत कुमार सरोज को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया गया। याद रखना उनका नाम क्या है? सुशांत कुमार सरोज। ठीक है, ये अवार्ड क्यों दिया गया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सुशांत कुमार सरोज हैं 1999 में बीपीएससी में सिलेक्ट हुए थे, बाद में प्रमोट करके आईपीएस बन गए। ठीक है, और इसके जो मानक हैं, ये जो मेडल दिया जाता है, कम से कम 15 वर्ष का सेवा काल सर्विस उन्होंने पूर्ण किया हो और उन्होंने बेहतर काम किया हो, उनके कार्य की सराहना की जाती है।
तो इस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया। चलिए अब चलते हैं हम MCQs की ओर। पहला क्वेश्चन इसमें, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने सैटेलाइट को एक साथ प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? 140, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 142, 143, 145। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा 143। ठीक है, इसरो के रिकॉर्ड को इसने तोड़ा था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? यहाँ पर पद्म पुरस्कार वर्ड चुना गया है। ठीक है, तो मतलब ये सभी पद्म सीरीज के अवार्ड की बात कर रहा है। ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की बात नहीं, बल्कि तीनों को सम्मिलित रूप से पूछ रहा है। तो टोटल 119 लोगों को इस बार सेलेक्ट किया गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है? तो आप जानते हैं राजस्थान सरकार, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। जी नहीं, ये गलत है सारे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महावीर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? आनंद कुमार, पंकज त्रिपाठी, अनुराग कश्यप। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, आनंद कुमार को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम सैंड पॉलिसी का संबंध किस राज्य से है? मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी का संबंध किस राज्य से है? बिहार, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। यहाँ पर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र गलत है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।